हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल कृषि कोचिंग राजनांदगांव। तो दोस्तों, वीडियो के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मॉडल आंसर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो मॉडल क्वेश्चन मैंने सेट करा था पीएटी एग्जाम के लिए सारे सब्जेक्ट का, है ना, उसको वन बाय वन करके मैं आंसर की को आप लोग को बताते जा रहा हूँ विद द एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ पशुपालन के आंसर की के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जितने बच्चे जो नए वीडियो को नए देख रहे हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टॉल कर लो टेलीग्राम को और आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली डाले जा रहे हैं वहाँ पर, जिसको आप लोग सॉल्व करके अपना, है ना, तैयारी को देख सकते हैं कि कितना आप लोग का तैयारी है। ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से फंसते हैं, तो आप लोग की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक, उसको ज्वाइन कर लो। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए डेली वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रुसेलोसिस रोग से बचाने के लिए टीकाकरण की उपयुक्त आयु क्या है। ब्रुसेलोसिस जो रोग है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गर्भपात बोलते हैं, ब्रुसेला एबार्टस, है ना, उसके लिए टीका कब लगाते हैं? तो उसके लिए भाई टीका लगाते हैं 6 माह की उम्र में लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा रोग जिनका पशुओं से मनुष्यों में संचार होता है वो क्या कहलाता है, ऐसा करके पूछा गया है। ठीक है, तो देखो, संगरजन्य लिखाया है, ठीक है, जूनोटिक रोग लिखाया है, संक्रामक रोग दिया हुआ है ऑप्शन, और इसमें लास्ट में कोई नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हो कि भाई कुछ जो रोग होते हैं जो मनुष्यों से पशुओं में फैलते हैं और पशुओं से मनुष्य में आते हैं, तो ऐसा आप लोग एक रोग पढ़ा होगा एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस करके, उसी को जूनोटिक रोग बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जूनोटिक रोग, जो रोग मनुष्य से पशुओं में या पशुओं से मनुष्यों में जाता है। ओके, 143 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विलोइंग किस पशु का सामान्य आदत है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं विलोइंग होता क्या है। आप लोग भैंस के बारे में तो जानते हो कि भैंस को कीचड़ में लेटना या लूटना पसंद है ना, क्योंकि उनको गर्मी अधिक लगती है। तो उन लोग जब लौटते हैं तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वेलोइंग बोलते हैं, है ना। और एक होता है बेलोइंग, ब शब्द आता है, बेलोइंग। बेलोइंग क्या होता है, भैंसों के जो आवाज़ निकालने का जो वो रहता है, प्रक्रिया रहता है, उसी को बेलोइंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वेलोइंग पूछा है तो ये किसमें पाया जाता है, भैंस में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 144 नंबर का आ रहा है, दुग्ध ज्वर में पशु का तापमान कितना होता है। दुग्ध ज्वर जो रहता है बेसिकली मादा पशु को होता है, जब वो बच्चा देती है तो उस समय बहुत सारे पोषक तत्वों की हानि हो जाती है, इस वजह से दुग्ध ज्वर होता है। तो बेसिकली कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है, और इसमें जो रहता है दुग्ध ज्वर में शरीर का तापमान सामान्य तापमान से कम हो जाता है। तो उसका सही आंसर क्या आएगा, 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि पशु का जो टेम्परेचर होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग कुछ रहता है, बट इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गाय को प्रतिवर्ष किस रोग से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। ठीक है, देखो, आफरा रोग दिया है, थनैला रोग, दुग्ध ज्वर और एफएमडी यानी कि फूट एंड माउथ डिसीज दिया हुआ है। तो देखो किसमें लगाते हैं भाई, आफरा जो रोग होता है वो गैस से संबंधित है, गीला चारा खाने से होता है, तो इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बना है। थनैला रोग के लिए भी कोई विशेष प्रकार का वैक्सीन नहीं बना है, क्योंकि ये घातक नहीं रहता है। दुग्ध ज्वर भी हर बार नहीं होता है, इसलिए ये घातक भी नहीं है, इसलिए इसको भी वैक्सीन नहीं बनाया गया। जो एफएमडी है, फूट एंड माउथ डिसीज, इसके लिए हर साल पशुओं को वर्षा ऋतु के पहले लगाया जाता है। तो उसका सही आंसर क्या आएगा, एफएमडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देसी नस्ल के सुधार की सबसे अच्छी विधि क्या है। जो हमारी देसी काऊ है, अगर उसमें सुधार करना है, क्योंकि उसमें जेनेटिक इम्प्योरिटी आ जा रहती है, उसको सुधार करने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या अपनाते हैं, क्रमोन्नति अपनाते हैं, ग्रेडिंग अप जिसको बोला जाता है, जिसमें अपन लोग एक शुद्ध नस्ल के सांड के साथ मादा को क्या कराते हैं, क्रॉस कराते जाते हैं, जिससे वो शुद्ध हो जाती है। बट इसमें समय अधिक लगता है, लेकिन ये अच्छा विधि है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम कब किया गया था, 1929 को, 1939 को, 1949 को या 1996 को। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भाधान जो है सबसे पहले डॉक्टर संपत कुमारन के द्वारा मैसूर में 1939 में ये काम किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1942 में पी भट्टाचार्य ने क्या किया था, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की स्थापना की थी। बट यहाँ पर क्या पूछा, कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम भारत में कब किया गया, 1939 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, घोड़ा और गधी के संकरण से उत्पन्न होता है
कौन होता है भाई, तो खच्चर दिया है, हिन्नी, दोनों में आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, आप लोग को भी समझ आ रहा है। बट जब क्या रहेगा, घोड़ा और गधी दिया रहेगा तो उसके संकरण से क्या बनता है भाई, उसके संकरण से बनता है हिन्नी। लेकिन अगर गधा और घोड़ी रहता, गधा इंटू घोड़ी, तो क्या आता, खच्चर आता। तो अभी फिलहाल हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी गैस वीर्य संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाती है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और आर्गन। तो वीर्य संग्रहण के लिए तरल नाइट्रोजन में वीर्य को संरक्षित किया जाता है, जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं, जिसमें 1 वर्ष तक वीर्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये बेस्ट मेथड होता है वीर्य को प्रिजर्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूले त्रिवेणी किसका संकरण है। फूले त्रिवेणी में बेसिकली 3 नस्लों का क्रॉस कराया गया था, जिसमें मैं बताया था आप लोग को इसका ट्रिक अलग से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग को क्या बोलना है, हो जाएगी, क्या बोलना है, हो जाएगी करके। तो हो से होलिस्टियन फ्रीजियन होता है ना, और ज से जर्सी होता है, और ग से गिर। तो ऐसा क्या किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, होलिस्टियन फ्रीजियन, जर्सी और गिर। हो जाएगी, याद रखिएगा, ट्रिक बताया हुआ था मैं। ठीक, नेक्स्ट है, नवजात बछड़े में सींग रोधन कब करना चाहिए। देखो बेसिकली सींग रोधन का सबसे पहला मेथड समझ लेते हैं, जो अच्छा मेथड है वह है कास्टिक पोटाश, जिसको 1 से 2 सप्ताह तक ही अपनाया जा सकता है ना, मतलब अपन 15 दिन की आयु तक कर सकते हैं। तो यही 15 दिन की आयु जो रहता है बेस्ट रहता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा एक सांड 1 वर्ष में कितनी गाय को गर्भित कर सकता है। कृत्रिम गर्भाधान जब कराते हैं तो एक सांड के वीर्य से या एक सांड से लगभग 1 वर्ष में 1000 गाय को गर्भित किया जा सकता है। बट अगर नेचुरली रूप से बोले तो एक सांड 1 वर्ष में लगभग 100 गाय को गर्भित करा सकता है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान में 1000 रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। ठीक है, 153 क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा कारक दूध की मात्रा और वसा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो है पशु का नस्ल, चाहे वो दूध की मात्रा हो, चाहे वो दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा हो। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप लोग जानते होंगे कि भाई भारतीय नस्ल में गाय में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, साहिवाल। ठीक है, तो साहिवाल का दूध उत्पादन नागौरी नस्ल से ज़्यादा रहता है, तो नस्ल का प्रभाव पड़ रहा है ना। ठीक उसी प्रकार वसा की भी बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हो कि गाय की सभी नस्लों में सबसे ज़्यादा वसा जो रहता है वो जर्सी नस्ल का होता है, और सबसे कम होता है किसका, होलिस्टियन फ्रीजियन का। अब देखो दूध जो ज़्यादा देती है वो वसा ज़्यादा रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो नस्ल का प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 154 नंबर, दूध दूहने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है गीले हाथों से, सूखे हाथों से, तेल लगा करके और उपरोक्त सभी। तो सूखे हाथों से दूध दूहने को एक वैज्ञानिक तरीका बताया गया है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की संक्रमण की संभावना नहीं रहती है। अगर हम गीले हाथों से करते हैं तो गीले हाथों से हमारी मैल की जो हमारे हाथ की जो गंदगी है, मैल है, वो धोते समय दूध में मिल जाएगा। इस वजह से सूखे हाथों को बेस्ट माना गया है। ओके, नेक्स्ट है, गर्बर विधि में एमिल अल्कोहल की मात्रा कितना लिया जाता है ना। 10 सीसी लेते हैं, 11 सीसी लेते हैं, 10.75 सीसी लेते हैं, या 1 सीसी। तो एमिल अल्कोहल का काम क्या है, सबसे पहले समझते हैं गर्बर विधि में होता क्या है। तो वसा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए गर्बर विधि का यूज करते हैं। ठीक है, अब गर्बर विधि में हम लोग एमिल अल्कोहल लेते हैं 1 सीसी। एमिल अल्कोहल का क्या काम है, वो वसा को अलग कर देता है, जिससे अपन वसा को हम माप सकते हैं कि इतना मात्रा में है। ठीक है, तो 1 सीसी लेते हैं, है ना। अगर दूध की मात्रा पूछा जाए गर्बर विधि में कितना लेते हैं, तो 11 सीसी लेते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल भी लेते हैं, वो है 10 सीसी। तो याद रखिएगा। तो हमारा फिलहाल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ओके, नेक्स्ट है आ रहा है क्वेश्चन, घी निकालने की पूर्ण स्तरण जो विधि है का विकास कहाँ पर किया गया था। क्योंकि ये विधि जब सबसे बेस्ट है, तो इसका आविष्कार कहाँ पर किया गया था भाई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पनीर नरम किस्म की है, चेडर, स्विस, कॉटेज और ब्रिक। अगर सबसे अच्छा पनीर पूछता तो वो क्या आता, चेडर आता, लेकिन यहाँ पर नरम किस्म का पूछा तो नरम किस्म का कौन है, कॉटेज है। ये कॉटेज पनीर जो रहता है वो सपरेटा दूध से, सपरेटा दूध क्या होता है, यदि मैं दूध से वसा को पूरी तरह निकाल लूँ तो जो दूध बचा हुआ रहता है उसी को सपरेटा दूध बोलते हैं, और उसी सपरेटा दूध से एक कॉटेज नामक पनीर को बनाया जाता है, जो कि सबसे खराब किस्म का पनीर है। इसी को नरम किस्म का पनीर भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर का, इंक्यूबेटर में
अंडों में भ्रूण ज्ञात करने के लिए पहला टेस्ट कितने दिन बाद करते हैं, जिसको अपन कैंडलिंग परीक्षण भी बोलते हैं। कैंडलिंग परीक्षण जब करते हैं तो भ्रूण का पता लगाने के लिए करते हैं कि अंडा में जो है भ्रूण वो बच्चे में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला जो टेस्ट करते हैं बेटा वो करते हैं 7 दिन में। पहला टेस्ट ही पूछा है तो 7 दिन में करते हैं। यदि दूसरा टेस्ट पूछे, दूसरा टेस्ट कब करते हैं, 14 दिन में, तो 14 दिन होता है ना। लेकिन अभी फिलहाल हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडे के कवच में कौन सा तत्व पाया जाता है। अंडे का जो बाहरी कवच होता है जो कि किससे बना होता है बेटा, जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, CaCO3 ऐसा करके दिया होगा, है ना। तो इसको आप लोग टिक करना, लेकिन अभी कैल्शियम कार्बोनेट लिखा करके आया तो आप लोग को इसी सेलेक्ट करना है। ठीक, नेक्स्ट है 160 नंबर। कृत्रिम अंडाशयन अंडे की ट्रे को किस कोण पर झुकाया जाता है। जो कृत्रिम अंडाशयन जो रहता है अंडा का ट्रे, उसको किस कोण पर झुकाया जाता है, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा 12th में, तो ये जो आंसर है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 161 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी देसी कुक्कुट की नस्ल मध्य भारत में पाई जाती है। अब देखो मध्य भारत जो रहता है वो मध्य प्रदेश को ही बोला जाता है ना, मान लेते हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश की नस्ल कौन सी है भाई, वो है कड़कनाथ। कौन सा है, कड़कनाथ का। जो कड़कनाथ है मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला से संबंधित है, तो कड़कनाथ इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसकी कमी से मुर्गी अपने अंडे स्वयं खाती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। जब मुर्गियों में कैल्शियम नामक पोषक तत्व की कमी होती है तो वो अंडे को स्वयं खा लेती है, क्योंकि अंडे से उसको क्या मिलता है, जो कवच रहता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट की पूर्ति हो जाती है, इसलिए वो अपने स्वयं अंडे को खा जाती है। कब, कैल्शियम की कमी होने पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 नंबर। गुणांकन पत्र द्वारा गायों का निर्वाचन किया जाता है। गुणांकन पत्र जिसको स्कोर कार्ड भी बोला जाता है, जिसमें 100 नंबर अंकित रहता है, उसमें भाई शरीर की बाह्य रचना के द्वारा पशुओं को अंक दिया जाता है। तो गुणांकन पत्र में किसका अपन निरीक्षण करते हैं, बाह्य शरीर रचना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बछड़ों में 3 जोड़ी कृंतक दांत उग आते हैं, कब आता है भाई। देखो बछड़ा के बात कर रहे हैं, मतलब भाई अस्थायी दांत के बारे में बात कर रहे हैं। तो अस्थायी दांत का पहला जोड़ा निकलता है बेटा 1 सप्ताह में, दूसरा जोड़ा दूसरे सप्ताह में, और तीसरा जोड़ा जो रहता है वो 3 सप्ताह में निकलता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग अपना आंसर चेक करते जाएंगे और लास्ट में मुझे बताएंगे कमेंट में कि कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, 165 नंबर का क्वेश्चन है। गाय के कृंतक दांतों के केंद्रीय जोड़े में घिसाव शुरू हो जाता है। कृंतक दांतों का केंद्रीय जोड़ा मतलब पहला जोड़ा के बारे में बात कर रहा है। 4 जोड़ा होता है इंसाइजर दांत का, जो पहला जोड़ा है उसको केंद्रीय बोलते हैं, दूसरा जोड़ा को मध्य, है ना, तीसरा जोड़ा को पार्श्व और चौथा जोड़ा को कोनी कृंतक बोलते हैं। तो पहला जोड़ा कब घिसता है भाई, तो पहला जोड़ा घिसता है मेरे भाई 6 से 7 वर्ष में, दूसरा जोड़ा बोलेगा तो 7 से 8 वर्ष, तीसरा जोड़ा बोलेगा तो 8 से 9, और चौथा जोड़ा बोलेगा तो 9 से 10 वर्ष। इसी तरह से एक क्वेश्चन में मैं 4 आंसर आप लोग को बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। सारे पैटर्न में जो भी पैटर्न में आए एग्जाम में सॉल्व कर डालोगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पशु का गुणांकन करना सबसे कठिन होता है भाई। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन, कौन से पशु का गुणांकन करना, स्कोरिंग करना कठिन होता है। ठीक है, तो देखो गाय दिया है, बैल दिया है, सांड दिया है और बछिया दिया है। तो सांड जो रहता है उसको नियंत्रित करना मुश्किल रहता है, इसलिए इसके स्कोरिंग करने में या गुणांकन करने में कठिनाई आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सांड। नेक्स्ट, गौ पशुओं का वास्तविक पेट कौन सा है भाई, यानी कि सत्य अमाशय किसको कहा जाता है, ऐसा करके पूछा गया है। तो रुमेन, रेटिकुलम, ओमेशम, एबोमेशम। एबोमेशम को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये भी बता देता हूँ भाई, क्योंकि जब बछड़ा जन्म लेता है तो उनमें देखो रुमेन जो अमाशय रहता है उसका 4 भाग होता है, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेशम, एबोमेशम। तो उस समय ये जो रुमेन, रेटिकुलम, ओमेशम है ये विकसित नहीं हुआ रहता है। तो सबसे पहले जो अमाशय जो रहता है वो एबोमेशम ही पाया जाता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक पेट या वास्तविक अमाशय या सत्य अमाशय के नाम से जाना जाता है। अगर अमाशय से ही क्वेश्चन आया कि पहला अमाशय किसको बोलते हैं, तो रोमेन को, दूसरा अमाशय रेटिकुलम को, तीसरा ओमेशम को, और सबसे बड़ा अमाशय का सबसे बड़ा अंग पूछा तो क्या आएगा भाई, रोमेन आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मधुमक्खी के छत्ते जैसा कौन दिखता है पूछेगा तो रेटिकुलम। पत्ती के समान कौन दिखता है, कौन सा अमाशय, तो ओमेशम। ठीक है, नेक्स्ट, दूध में प्रमुख शर्करा लैक्टोज की बनी होती है। अब जानते तो हैं भाई, दूध की जो शर्करा होती है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं।
ठीक है। बट ये जो लैक्टोज होता है वो किस प्रकार का लैक्टोज है, तो डाइसेकेराइड है। क्या है, डाइसेकेराइड, यानी कि 2 शर्करा के अणु मौजूद होते हैं। और कौन कौन से अणु, उसी को खोजना है अपन को, ग्लूकोज का कि गैलेक्टोज का, ग्लूकोज की ग्लूकोज का। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये दोनों शर्करा मौजूद होते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत अच्छे और कच्चे दूध में जीवाणु की संख्या प्रति मिलीलीटर कितना होना चाहिए, तो अगर 2 लाख से कम है तो वो सबसे अच्छा दूध माना जाता है। ठीक है। अगर 50 लाख से अधिक है तो वो अच्छा दूध नहीं माना जाता है। तो बहुत अच्छे और कच्चे दूध में पूछा है तो 2 लाख से कम आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन से दूध का अपेक्षित घनत्व तो सामान्यतः अधिक होता है, तो आप लोग जानते हो कि गाय का अपेक्षित घनत्व तो होता है गाय के दूध का 1.030, भैंस का होता है 1.032 और बकरी का होता है 1.028। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भैंस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो दूध में जो वसा रहता है वो पायस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इमल्सन भी बोला जाता है, इसको पायस के रूप में रहता है। बिल्कुल ठीक वैसे बेटा, जैसे अगर पानी में मैं तेल को डाल दूं तो भाई वो तैरता है, उसी प्रकार से दूध में कौन रहता है, वसा पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध में खीस की मिलावट का पता लगाने के लिए क्या परीक्षण किया जाता है भाई, तो हंसा परीक्षण करते हैं, स्टार परीक्षण करते हैं, सीओबी परीक्षण करते हैं, या नाइट्रेट परीक्षण करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हंसा परीक्षण अगर पूछा जाए तो भैंस के दूध में या गाय के दूध में भैंस की मिलावट का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हंसा परीक्षण करते हैं। ठीक है। और स्टार्च परीक्षण किस लिए करते हैं, आयोडीन का पता लगाने के लिए, या स्टार्च मिलावट का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण करते हैं भाई। ठीक है। सीओबी परीक्षण दिया हुआ है, तो क्लॉट ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को बोला जाता है सीओबी परीक्षण। अगर मैं दूध में खीस मिलाऊंगा और उसको उबालूंगा तो वो फट जाएगा, दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा, है ना। नॉर्मल दूध को गर्म करने से क्या हो जाता है, वो उबलता है। यदि मैं खीस को गर्म करता हूँ तो खीस जम जाता है, लेकिन अगर दूध में खीस मिला करके गर्म करूँ तो ना तो वो जमेगा और ना ही वो क्या हो गया, उबलेगा, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फट जाएगा। तो इसी के लिए सीओबी परीक्षण करते हैं बेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुर्गी के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ठीक है, हड्डी चूर्ण, खली, मछली चूर्ण, चावल की खली। तो मछली चूर्ण जो होता है वो सबसे अच्छा सोर्स क्या है, प्रोटीन का। ठीक है। नेक्स्ट, फर्श पर बैठने हेतु प्रति मुर्गी स्थान आवश्यक होता है। ठीक है, 1 फीट, 2 फुट, 3 फीट और 4 फीट। तो 1 फीट जो है मुर्गी के लिए पर्याप्त होता है फर्श पर बैठने के लिए, प्रति मुर्गी के हिसाब से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कॉक्सिडियोसिस रोग किससे होता है, ट्राइकोमोनास, हिस्टोमोनास, इमेरिया, साल्मोनेला। इसका जो सही आंसर है कॉक्सिडियोसिस, जिसको खूनी दस्त भी बोला जाता है, इमेरिया टेनेला के द्वारा होता है। ठीक है। ठीक है, जो कि छोटी आंत को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कपड़े के ऊपर छनने के बाद बचे शेष पदार्थ को क्या कहते हैं, पनीर कहते हैं, छेना कहते हैं, सपरेटा कहते हैं, श्रीखंड कहते हैं। तो भाई कपड़े से छानने के बाद जो शेष पदार्थ बच जाता है, दही को जब छानते हैं तो क्या बनता है भाई, उससे छेना बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्षय रोग से प्रतिरोध रखने वाला पशु कौन सा है, क्षय रोग से प्रतिरोध रखने वाला पशु कौन सा है भाई, तो वो है क्या, बकरी। बकरी के दूध को भी क्या बोलते हैं, अच्छा माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट, डेयरी उपकरण एवं औजारों की सफाई हेतु उत्तम धावन पदार्थ का गुण होना चाहिए। ठीक है, क्षारीय होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, कृत्रिम डिटर्जेंट होना चाहिए, या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो क्या होना चाहिए, क्षारीय डिटर्जेंट होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है। अम्लीय का कब करते हैं, जब अपन को दुग्ध धातु को निकालना होता है। ठीक है, दुग्ध धातु यानी कि मिल्क स्टोन, जब किसी बर्तन पर दूध का मैल जम जाए ठोस रूप में, ठीक है, तो उसी को दुग्ध धातु बोलते हैं, और उसी को निकालने के लिए अम्लीय डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसका प्रभाव स्वच्छ दूध उत्पादन में नहीं पड़ता है, बर्तनों की सफाई बिल्कुल पड़ता है भाई, जानवर की सफाई इस पर भी पड़ता है। जानवर का नस्ल स्वच्छ दूध उत्पादन में प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेयरी प्रसंस्करण इकाई में उपकरणों की सफाई हेतु, ठीक है,
तो सफाई उपयोगी डिटर्जेंट शोधक का क्या गुण होना चाहिए पूछा है कि भाई वो क्षारीय होना चाहिए, जल को मुलायम करने वाला होना चाहिए यानी कि वाटर सॉफ्टनर होना चाहिए, सतह को गीला करने वाला हो, उपरोक्त सभी। तो उसका सही आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। मोटे चारे में कुल पाच्य तत्व होते हैं 18% से कम, 60% से अधिक, 18% से अधिक या कोई नहीं। तो मोटे जो चारे होते हैं उनमें कुल पाच्य तत्व कितना होता है भाई? 60% से कम होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो क्या आएगा हमारा? कोई नहीं आएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कितनी दुधारू गाय पर एक श्रमिक को रखना चाहिए? ठीक है, कितनी दुधारू गाय पर रखेंगे? 5 से 7, 8 से 10 या 14 से 17 या 18 से 20। तो भाई इसका जो सही आंसर होगा वो 8 से 10। 8 से 10 दुधारू गाय पर एक श्रमिक को रखा जा सकता है या वो प्रबंधन कर सकते हैं। पशुपालन व्यवसाय में कुल लागत का कितना प्रतिशत खर्च पशु आहार में होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? 60 से 70%। सबसे ज़्यादा पशु आहार में ही खर्चा होता है। नेक्स्ट, सबसे उत्तम साइलेज का पीएच मान कितना होना था? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा। 3.5 से 4.2, 4.2 से 4.5, 4.5 से 5 और ये। तो इसका जो सही आंसर है क्या आएगा? 3.5 से 4.2। सबसे अच्छा बोलेगा तो ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का द्वितीय चरण कब से कब तक चला? तो श्वेत क्रांति का जो पहला चरण था वो 1970 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 1900 लगभग 78 तक ये चला है। और दूसरा जो चरण है वो 80 से स्टार्ट होकर के 85 तक चला है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, कृत्रिम अंडे देने की विधि द्वारा किस कुक्कुट रोग को बढ़ावा मिलता है? जब हम लोग कृत्रिम रूप से अंडे सेते हैं तो उससे कौन से रोग को बढ़ावा मिलता है? तो वो है पुलोरम, जिसको सफ़ेद दस्त, जिसको BWD बोलते हैं, उसी के कारण होता है। ठीक है, और अंडे से निकलने के बाद कभी कभी जो चूजे हैं वो मर भी जाते हैं। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता अगर पूछ ले बेटा तो अभी याद रखिएगा 427 ग्राम 2021-22 के अनुसार है। 427 ग्राम 2022 के अनुसार है। अगर वर्तमान में पूछा डाटा, अगर ऐसा दिया है आपके ऑप्शन में 459 ग्राम प्रति व्यक्ति, तो आप इसको मार सकते हो। अभी रिसेंटली कितना हो गया? 459 ग्राम। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। अगर ऑप्शन में 427 दिया तो 427 कीजिएगा, अगर 459 दिया है और ये भी दिया है 427 तो 459 को कीजिएगा। ओके। घी को बनाने में अंतिम तापमान कितना होता है? जब घी बनकर तैयार हो जाता है तो टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है? तो वो पहुंच जाता है बेटा 110 से 120 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है। फुहार विधि से बनाए गए शुष्क दुग्ध चूर्ण की घुलनशीलता कितना होता है? 99%, 96, 94, 90। तो फुहार शुष्कन विधि दुग्ध चूर्ण बनाने की सबसे अच्छी विधि है और जिसमें बने हुए दुग्ध चूर्ण की घुलनशीलता कितना होता है? 99% होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध का पीएच मान पूछा गया है भाई, तो इसका पीएच मान सभी लोग जानते हैं 6.5 से 6.7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध का निर्माण करने वाला भाग कौन सा या कहाँ पर दूध का निर्माण होता है? ठीक है, तो देखते हैं। ये जो इसका आंसर है वो क्या है? कूपिका, जिसको एल्यूविलाई भी बोला जाता है, वहीं पर दूध का निर्माण होता है। ठीक है, अंगूर के गुच्छे जैसे छोटे छोटे पाए जाते हैं, इसी में दूध का निर्माण होता है। नेक्स्ट है बेटा, नवजात बछड़े को उसके शरीर भार का कितना प्रतिशत खीस पिलाया जाता है? तो 1/10 भाग पिलाते हैं बेटा, तो 1/10 का मतलब क्या हुआ? 100, है ना। 10% पिलाते हैं। याद रखिए। नेक्स्ट है, बछड़े को माँ से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है? जब देखो, बछड़े को पालने की दो विधि होते हैं, कृत्रिम विधि और एक होता है प्राकृतिक विधि। कृत्रिम विधि में बछड़े को माँ से दूर रख के पाला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? वीनिंग बोलते हैं। लेकिन अगर बछड़े को माँ के पास रख करके पालेंगे तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं शकलिंग। मालवी किस पशु का नस्ल है? मालवी जो नस्ल है वो किस पशु का है? ठीक है, तो वो जो है गाय का नस्ल है भाई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और 195 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो ये जाफराबादी जो है उसके माथे पर सफ़ेद रंग का जो रहता है टीका जैसा रहता है ना। याद रखिएगा। सबसे उपयुक्त किस्म का ऊन प्राप्त होता है? तो सबसे उपयुक्त किस्म का ऊन कौन देता है भाई? मेरिनो से प्राप्त होता है। याद रखिएगा। सानेन बकरी का उत्पत्ति स्थान क्या है? सानेन बकरी का जो उत्पत्ति स्थान है बेटा वो है क्या? स्विट्ज़रलैंड। कौन है? स्विट्ज़रलैंड। याद रखिएगा।
ठीक है। डेयरी गाय के लिए खुली जगह कितना वर्ग मीटर प्रति पशु की आवश्यकता होती है, मतलब एक पशु को कितने वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होगी, तो उसका आंसर क्या होगा 9.5 वर्ग मीटर। ठीक। नेक्स्ट है एकल पंक्ति पशुशाला में अधिकतम कितने गाय को रखा जा सकता है। एकल पंक्ति पशुशाला में भाई जब पशु कम होता है तो रखा जाता है, तो 20 अधिकतम 20 पशु को एकल पंक्ति पशुशाला में रखा जाता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो अपन को दोहरी पंक्ति पशुशाला बनाने की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में पशुपालन का सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है। वर्तमान में भारत में पशुपालन का सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जीडीपी में कितना योगदान है, तो 5.2 हो गया है, याद रखिएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन, और आप लोग का नंबर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितना नंबर आप लोग का आ रहा है। और भी मैं पीएटी एग्ज़ाम तक बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आऊँगा यूट्यूब के माध्यम से, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। और मैं कल शाम को है ना पीएटी का एक और पेपर सेट किया हूँ 200 नंबर का, तो उसको भी आप लोग दिला लीजिएगा, और उसका भी आंसर की इसी तरह वीडियो बना करके आप लोग को एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और मेरे से जुड़े रहिएगा। ओके।